दोस्तों, हम लोग PYQ सीरीज कर रहे हैं, इंडियन पॉलिटी का कर रहे हैं, जो कि विभिन्न PCS एग्जाम्स एवं IAS में पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले किसी भी PCS एग्जाम्स एवं जनरल कंपटीशन के लिए भी काफ़ी उपयोगी होंगे। जनरल में जैसे कि BSSC के थ्रू जो ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम होता है, या फिर इंटर लेवल का एग्ज़ाम होता है, या फिर बिहार दरोगा का एग्ज़ाम जो होता है SI का, या अन्य स्टेट में भी जो SI के एग्ज़ाम लिए जाते हैं, या फिर शिक्षक के जो एग्ज़ाम लिए जाते हैं अन्य स्टेट में भी, या BPSC के थ्रू जो शिक्षक के एग्ज़ाम लिए जाते हैं, उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित इंडियन पॉलिटी का PYQ है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। राज्य में दूसरे सदन की स्थापना, राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने से संबंधित कौन सी सही विधि है? तो पूछ रहा है कि राज्य में दूसरे सदन मतलब कि विधान परिषद के बारे में बोल रहा है कि राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने से संबंधित कौन सी विधि सही है? तो लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव? नहीं। संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव? तो नहीं। संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद से पारित विधि द्वारा? तो यही सही होगा, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद से पारित विधि द्वारा, सी आंसर होगा। देखिए एक्सप्लेनेशन, इससे और अच्छे से समझ आएगा। संविधान के अनुच्छेद 169(1) के अनुसार राज्य में दूसरे सदन अर्थात विधान परिषद की स्थापना या विघटन संसद तब कर सकती है जब संबंधित राज्य की विधानसभा इस आशय का संकल्प सदन के कुल संख्या के बहुमत एवं उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 संख्या से पारित कर दे। ठीक है, राज्य विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव को संसद साधारण विधेयक की भांति सामान्य बहुमत से पारित कर सकती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको, एक्सप्लेनेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है? कैसे की जा सकती है? किसी राज्य के राज्यपाल की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा? नहीं। संसद द्वारा? नहीं। सी है, राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा। ठीक है, जो राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा बनाई जाएगी विधान परिषद। ठीक है, क्योंकि पहले मतलब विधानसभा पारित अपने बहुमत से पारित करती है और उपस्थित और मत देने वाले के 2/3 बहुमत से पारित करती है। पहले अपने बहुमत से और फिर उपस्थित और मत देने वाले के 2/3 बहुमत से भी पारित करके और संसद के पास भेजती है, तो संसद फिर साधारण बहुमत से पारित कर देगा, तब विधान परिषद का गठन होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, सी आंसर हो जाएगा। मंत्रिपरिषद की संस्तुति पर राज्य के राज्यपाल द्वारा? तो ये भी नहीं है, सी आंसर होगा, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिपीट भी होते रहते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाजत मिलती है? तो अनुच्छेद 169 में है। ठीक है, अनुच्छेद 169 169 में है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाजत मिली है? तो अनुच्छेद 169 में है, बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 169 में ही है, 169 में विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है, तो अनुच्छेद 169 में, बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यों में विधान परिषद के सृजन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया को अपनाया जाता है? तो अनुच्छेद 169 में।
राज्य में विधान परिषद के सृजन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया को अपनाया जाता है? तो अनुच्छेद 169 में वर्णित प्रक्रिया को अपनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधान सभा के आधे से अधिक बड़ा हो सकती है? नहीं, 1/3 होती है ना, 1/3 से, विधानसभा के 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। तो ये गलत हो गया। किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को नाम निर्देशित करता है, तो ये भी गलत है। ठीक है, विधान परिषद के सदस्यों में से ही चुनाव होगा ना, नाम निर्देशित नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। तो डी हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2। ठीक है, डी आंसर होगा। देखिए एक्सप्लेनेशन, इससे और अच्छे से समझ आ जाएगा। अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक तथा 60 से कम सदस्य नहीं होंगे। अनुच्छेद 171(1) के अनुसार विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों के कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। ध्यान रखेंगे। और यहाँ बोल रहा था कि आधे से अधिक बड़ी हो सकती है, तो ये गलत हो गया। और यहाँ विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, लेकिन किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होगी विधान परिषद की सदस्य की संख्या। ध्यान रखेंगे इसको। अनुच्छेद 182 के अनुसार विधान परिषद के सभापति तथा उपसभापति का निर्वाचन विधान परिषद करती है, अतः उपर्युक्त दोनों कथन गलत है। यहाँ बोल रहा था कि राज्यपाल द्वारा निर्देशित होता है, तो गलत हो गया। ठीक है, विधान परिषद के सभापति तथा उपसभापति का निर्वाचन विधान परिषद करती है, मतलब खुद अपने में से ही वो इलेक्ट करेंगे अपना विधान परिषद का अध्यक्ष, या मतलब सभापति एवं उपसभापति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो कुल सदस्यों का 1/6 सदस्यों को। ठीक है, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में, देखिए उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो कुल सदस्यों का 1/6। ठीक है, ये मतलब कि राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो 1/6 सदस्यों को, कुल सदस्य का 1/6 सदस्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये ध्यान रखेंगे। डी आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या के 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से चुना जाता है। ठीक है, 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं विधान परिषद में। ठीक है, और राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने? तो 12 लोगों को मनोनीत किया जाता था। और यहाँ विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है कुल सदस्य का 1/6 सदस्य को। ध्यान रखेंगे इसको। निम्न में से किस को भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? तो राज्य की विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन समाप्त किया जा सकता है। डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं को भंग तो किया जा सकता है परंतु समाप्त नहीं किया जा सकता। देखिए, लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं को भंग तो किया जा सकता है परंतु समाप्त नहीं किया जा सकता। राज्यसभा को न तो भंग नहीं समाप्त किया जा सकता है, जबकि राज्य विधान परिषद को यद्यपि भंग नहीं किया जा सकता, तथापि अनुच्छेद 169 के तहत इन्हें संसद द्वारा संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करने पर समाप्त किया जा सकता है विधान परिषद को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अब तक विधान परिषद नहीं है, यद्यपि संविधान 7वें संशोधन अधिनियम 1956 में
उसके लिए उपबंध है। तो मध्य प्रदेश में अभी तक विधान परिषद नहीं है, ध्यान रखेंगे। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अब तक विधान परिषद नहीं है? यद्यपि संविधान सप्तम संशोधन अधिनियम 1956 में उसके लिए उपबंध है। मध्य प्रदेश में उपबंध किया गया था, लेकिन अभी तक वहां पे विधान परिषद नहीं है। सातवें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा मध्य प्रदेश के लिए भी विधान परिषद की व्यवस्था की गई थी, किंतु इसे अस्तित्व में लाया नहीं जा सका। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, तो इसको ठीक से करेंगे ताकि आगे आने वाले किसी भी एग्जाम्स में आप कर सकें, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधायिका का दूसरा सदन नहीं है? तो किसमें विधायिका का दूसरा सदन नहीं है? तो तमिलनाडु में नहीं है, उत्तर प्रदेश में है, कर्नाटक में भी है, बिहार में भी है और महाराष्ट्र में भी है, लेकिन तमिलनाडु में भी है। राज्य के विधायिका का दूसरा सदन कौन होता है? तो विधान परिषद। विधान परिषद नहीं है तमिलनाडु में, ध्यान रखेंगे। देखिए, फरवरी 2015 तक संविधान के अनुच्छेद 168 क के अनुसार देश के 7 राज्यों आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना 2 जून 2015 और उत्तर प्रदेश में द्विसदनात्मक विधायिका विधानसभा और विधान परिषद अस्तित्व में है। तमिलनाडु में विधान परिषद की स्थापना संबंधी विधेयक यद्यपि संसद द्वारा वर्ष 2010 में पारित किया गया था, तथापि 2012 में इसे वापस ले लिया गया, ठीक है। तो तमिलनाडु में विधान परिषद नहीं है। अब लेकिन कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है। जम्मू कश्मीर में भी अब विधान परिषद नहीं है। विधानसभा तो है। देखिए, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया गया और पुनर्गठन के बाद क्या किया गया? 2 यूटी बना दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूटी बना दिया गया, मतलब संघ शासित प्रदेश बना दिया गया। और जम्मू कश्मीर के पास अपना विधानसभा है, लेकिन विधान परिषद नहीं है यहाँ, ठीक है। अब तो जम्मू कश्मीर में नहीं है, तो कुल टोटल 6 राज्यों में विधान परिषद है अभी, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो कहाँ नहीं है? बिहार में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, लेकिन राजस्थान में नहीं है, तो सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? तो एमपी में नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है, यूपी में है, बिहार में है, कर्नाटक में है, लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं है, तो बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ विधान परिषद है? तो विधान परिषद कहाँ है? तो बिहार में है ना, केरल में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, तो बिहार में है। तो केवल 4 हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, ठीक है, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य विधान परिषद के विषय में सही क्या है? ठीक है, राज्य विधान परिषद के बारे में सही इनमें से पूछ रहा है। ऑप्शन दिए गए हैं, 8 ऑप्शंस हैं। राज्य विधान परिषद के विषय में सही क्या है? तो इसका कार्यकाल 6 वर्ष है, यह एक अस्थायी सदन है, यह भंग नहीं किया जा सकता, 1/6 सदस्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा निर्वाचित होते हैं, 1/6 सदस्य विधानसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं, प्रति दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, उपराज्यपाल सदन का सभापति होता है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। तो इनमें से क्या क्या हो जाएंगे? तो इनमें से एक अस्थाई सदन है, ठीक है, राज्य विधान परिषद एक अस्थाई सदन है, ये सही है, और यह भंग नहीं किया जा सकता है, ठीक है, ये भी सही है। राज्य विधान परिषद के बारे में पूछ रहा है, यह एक अस्थाई सदन है, यह भंग नहीं किया जा सकता, और प्रति वर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है।
तो 2, 3 और 6 और 8 सही है, तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। 2, 3, 6 और 8 सही है। देखिए, विधान परिषद एक अस्थायी सदन है, यह भंग नहीं किया जा सकता और प्रति दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ध्यान रखेंगे इसको। देखिए, इसको एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, इससे और अच्छे से ध्यान में आ जाएगा। सी आंसर है। राज्यसभा की तरह विधान परिषद एक अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। विधान परिषद में अधिकतम संख्या विधानसभा के 1/3 और न्यूनतम 40 हो सकती है। ठीक है, विधानसभा के 1/3 से कम और न्यूनतम 40 हो सकती है। ठीक है, 40 से कम नहीं होगा। ठीक है, और संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत किसी राज्य विधानमंडल के कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव पर संसद संबंधित राज्य में विधान परिषद का सृजन या समाप्ति का उपबंध कर सकती है। ठीक है, अनुच्छेद 171 के प्रावधानों के प्रावधानों के अनुसार विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन निम्न प्रकार से होता है। कैसे होता है? अनुच्छेद 171 के प्रावधानों के अनुसार विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन निम्न प्रकार से होता है। 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों द्वारा चुने जाएंगे। ठीक है, 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 सदस्य 3 वर्ष से स्नातक द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं और 1/2 सदस्य को 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे लोग चुनते हैं, जो माध्यमिक स्तर से निम्न स्तर के नहीं होने चाहिए। 1/12 सदस्यों को 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे लोग चुनते हैं, जो माध्यमिक स्तर से निम्न स्तर के नहीं होने चाहिए। और 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। 1/3 सदस्य भी पूछा जाता है। ठीक है, 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं और शेष सदस्यों का नामांकन राज्यपाल द्वारा किया जाता है, जो कला, साहित्य, विज्ञान, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा से जुड़े होते हैं। ठीक है, शेष सदस्य जो राज्यपाल द्वारा चुने जाते हैं 1/6 सदस्य होते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे 1/6 सदस्य। यहाँ पे शेष लिखा है। अभी लेकिन उत्तर प्रदेश में कितने सदस्यों को चुना जाता है? वहाँ पे विधान परिषद में 100 सदस्य हैं और 10 सदस्यों को चुना जाता है, चुने गए हैं राज्यपाल द्वारा। तो वहाँ पे उत्तर प्रदेश में 1/10 सदस्य को चुना जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में यहाँ पे शेष लिखा है, तो 1/10 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा चुना गया, मनोनीत किया गया है। नामांकन, ठीक है, 1/10 सदस्यों को उत्तर प्रदेश में, और बाकी ऐसे के 1/6 सदस्य को मतलब कि मनोनीत करने का वो है राज्यपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधान सभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो अनुच्छेद 170 है। भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधान सभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो राज्य की विधान सभाओं के निर्वाचन का प्रावधान किस में है? तो अनुच्छेद 170 में है। ए आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना। अनुच्छेद 170(1) के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए 500 से अनधिक, मतलब 500 से ज़्यादा नहीं, और 60 से अन्यून, मतलब 60 से कम
नहीं होंगे सदस्यों से मिलकर बनेगी। विधानसभा में कितने? 500 से अधिक नहीं और 60 से कम नहीं, ठीक है, सदस्य होते हैं। तो वही बोल रहा है कि प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए 500 से अधिक और 60 से अन्यून सदस्यों से मिलकर बनेगी। अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 178 विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो अनुच्छेद 333 में था, ठीक है, अनुच्छेद 333 में था। राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो अनुच्छेद 333 में। और लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का अनुच्छेद 331 में था। तो ये भी समाप्त कर दिया गया है अब 104वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा। 104वें संविधान संशोधन द्वारा ये आंग्ल भारतीय समुदाय से जो मनोनीत किया जाता था लोकसभा में 331 के द्वारा 2 आंग्ल भारतीय समुदायों को, और जो राज्य विधानसभा में जो 333 के अनुसार मनोनीत किया जाता था वो भी अब समाप्त कर दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। डी आंसर होगा यहाँ पे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 333 के अनुसार अनुच्छेद 170 में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी राज्य के राज्यपाल की यह राय है कि उस राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व आवश्यक है और उसमें उसका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो उस विधानसभा में उस समुदाय का एक सदस्य नाम निर्देशित कर सकेगा, ठीक है। ये राज्यपाल को अधिकार था कि एक सदस्य को विधानसभा में नाम निर्देशित कर सकता था आंग्ल भारतीय समुदाय से। अनुच्छेद 170 के अनुसार अनुच्छेद 333 के उपबंध के अधीन रहते हुए, मतलब अनुच्छेद 333 के अधीन एक आंग्ल भारतीय समुदाय को नाम निर्देशित कर सकता था राज्यपाल। लेकिन अब ये अनुच्छेद 104वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य विधान पालिकाओं में भी ये समाप्त कर दिया गया है, विधानसभा में भी और लोकसभा में भी। अब इसको आगे नहीं बढ़ाया गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए 500 से अधिक और 60 से अन्यून सदस्यों से मिलकर बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अनुच्छेद 170 के उस प्रावधान का अपवाद है जिसमें कहा गया है कि एक राज्य के विधानसभा के गठन में 60 से कम सदस्य नहीं होंगे? तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अनुच्छेद 170 के उस प्रावधान का अपवाद है जिसमें कहा गया है कि एक राज्य में विधान सभा के गठन में 60 से कम सदस्य नहीं होंगे? तो अपवाद पूछ रहा है तो सिक्किम अपवाद है, मतलब इसमें 60 से कम सदस्य हैं सिक्किम में विधानसभा में, तो ए आंसर हो जाएगा, ये अपवाद है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में यह प्रावधान है कि एक राज्य के विधानसभा के गठन में न्यूनतम 60 तथा अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। प्रश्नानुसार सिक्किम राज्य इसका अपवाद है। यहाँ विधानसभा सीटों की संख्या 32 है, जबकि जम्मू कश्मीर में अभी तो अलग होगी, क्योंकि जब 370 को हटा दिया गया है तो वहाँ पे स्थिति थोड़ी बदली है, वो देखना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिक्किम में 32 ही हैं, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अपडेटेड जो कुछ चीज़ें हैं जम्मू कश्मीर के बारे में, तो उसको एनसीईआरटी सार संग्रह करवा रहा हूँ, तो उसमें जा कर के अपडेट करेंगे, ठीक कुछ चीज़ें, क्योंकि 2025 वाला अपडेटेड वर्जन है एनसीईआरटी सार संग्रह, ठीक है। उससे कुछ चीज़ें अगर बच जाता है तो उसमें कर लेंगे। भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं?
तो अधिकतम विधानसभा में 500 सदस्य और न्यूनतम 60 हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अपवाद कौन है? तो सिक्किम है। भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन करता है, तो राज्य विधानसभा का निर्वाचन का संचालन करता है तो भारत का निर्वाचन आयोग करता है। भारत का निर्वाचन आयोग करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। राज्य विधानसभा का निर्वाचन का संचालन करता है तो निर्वाचन आयोग करता है। सी आंसर होगा। अनुच्छेद 324 के तहत ही राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन को संचालित करने की शक्ति भारत के निर्वाचन आयोग को सौंपी गई है। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है? तो उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश की विधानसभा की सर्वाधिक संख्या है। किस राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है? तो उत्तर प्रदेश की। दिए गए विकल्पों में विधानसभा सीटों की सर्वाधिक संख्या 403 उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विधानसभा के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा? तो राज्यपाल द्वारा किया जाता है। ठीक है, विधानसभा के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्यपाल द्वारा लिया जाता है। बी आंसर होगा। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 192 के तहत विधानसभा के सदस्यों की निर्भरताओं अनुच्छेद 191(1) में वर्णित से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय राज्यपाल द्वारा लिया जाता है। तथापि ऐसे किसी विनिश्चय से पूर्व राज्यपाल निर्वाचन आयोग से राय लेता है और वह ऐसी राय के अनुसार कार्य करता है। ठीक है, निर्वाचन आयोग से राय लेकर के और फिर उसके अनुसार फिर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या विहित है? तो विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। ठीक है, बी आंसर होगा। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 173 ख के अनुसार विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष जबकि विधान परिषद की सदस्यता प्राप्त करने के लिए कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, विधानसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष और विधान परिषद की सदस्यता प्राप्त करने के लिए आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र देना होगा। किसको देना होगा? तो उपाध्यक्ष को देना होगा। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र देना चाहिए। किसे? तो उपाध्यक्ष को देना चाहिए। सी आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 179 ख के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष अपना पद विधानसभा उपाध्यक्ष को संबोधित करके त्याग सकेगा तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद त्याग सकेगा। मतलब अध्यक्ष को अध्यक्ष त्याग पत्र देगा उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष स्पीकर पद पर बना रहता है तो विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक बना रहेगा। ठीक है, अध्यक्ष पद पर अध्यक्ष। ठीक है, ध्यान रखेंगे। विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष स्पीकर पद पर बना रहता है। कब तक? तो विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक। ए आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। देखिए एक्सप्लेनेशन। संविधान के अनुच्छेद 179 के परंतु के अनुसार विधानसभा के विघटन के पश्चात होने वाली विधानसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद पर
पद को रिक्त नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक पद पर बना रह सकता है? तो 6 माह तक बना रह सकता है। बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक पद पर बना रह सकता है? तो 6 माह तक पद पर बना रह सकता है। देखिए एक्सप्लेनेशन, संविधान के अनुच्छेद 164(4) के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद का सदस्य बिना राज्य विधान मंडल का सदस्य बने 6 माह तक अपने पद पर रह सकता है, और यदि वह 6 माह के अंदर विधान मंडल का सदस्य नहीं बन पाता तो उसे त्याग पत्र देना पड़ेगा। ध्यान रखेंगे इसको। बिना सदस्य हुए विधानमंडल का 6 माह तक वह मंत्री पद तक रह सकता है, लेकिन 6 माह के बाद अगर 6 माह के अंदर वो विधानमंडल का सदस्य नहीं चुना जाता तो वो फिर उसका मंत्रिपरिषद का पद खत्म हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते का निर्धारण किया जाता है तो राज्य विधानसभा द्वारा किया जाता है। ध्यान रखेंगे कि राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किया जाता है तो राज्य विधानसभा द्वारा किया जाता है। डी आंसर होगा। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण अनुच्छेद 164(5) के तहत राज्य विधान मंडल द्वारा विधि बनाकर किया जाता है। ठीक है, राज्य विधान मंडल द्वारा। यहाँ राज्य विधान मंडल नहीं है तो सबसे निकटतम राज्य विधानसभा। ठीक है, राज्य विधानसभा द्वारा हो जाएगा। ऐसे राज्य विधान मंडल द्वारा विधि बनाकर किया जाता है। यहाँ पे निकटतम उत्तर राज्य विधानसभा द्वारा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? तो लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए राष्ट्रपति है। ठीक है, राष्ट्रपति अधिकृत है। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? तो लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए राष्ट्रपति अधिकृत है, प्राधिकृत है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? तो राज्यपाल द्वारा दिया जाता है। राज्य की विधानसभाओं के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा? तो राज्यपाल द्वारा दिया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 174(2) क के अनुसार राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश राज्यपाल द्वारा दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार सही विकल्प ए होगा। ध्यान रखेंगे इसको, काफी बार पूछ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1992 में अयोध्या घटना के पश्चात कुछ प्रदेशों में विधानसभाएं भंग कर दी गई थी। नीचे लिखे प्रदेशों में किसकी विधानसभा भंग नहीं की गई थी? तो बिहार की विधानसभा भंग नहीं की गई थी। डी आंसर हो जाएगा। देखिए, 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या घटना के पश्चात भाजपा शासित उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान राज्यों की विधानसभाएं भंग कर दी गई थी, जबकि बिहार विधानसभा भंग नहीं की गई थी। बिहार में 1980 के बाद 1995 में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। इस प्रकार सही विकल्प डी होगा। ठीक है, डी होगा। यहाँ पे विधानसभा भंग नहीं की गई थी बिहार में अयोध्या घटना के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न राज्यों में से किस एक ने मुसलमानों के लिए नौकरी तथा शिक्षा में प्रवेश हेतु आरक्षण प्रस्तावित किया है? तो आंध्र प्रदेश ने प्रस्तावित किया था। निम्न राज्यों में से किस एक ने मुसलमानों के लिए नौकरी तथा शिक्षा में प्रवेश हेतु आरक्षण प्रस्तावित किया है? तो आंध्र प्रदेश था। देखिए एक्सप्लेनेशन। 2004 में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा मुसलमानों के लिए नौकरी एवं शिक्षा में प्रवेश हेतु आरक्षण लागू किया गया था, जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई थी। 2007 में आंध्र प्रदेश सरकार ने इस आरक्षण को 4% करते हुए, ताकि कुल आरक्षण 7% की सीमा में रहे, पुनः आरक्षण लागू किया था, जिसे
यद्यपि पुनः उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। तथापि मार्च 2010 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम निर्णय देते हुए आरक्षण को स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी तथा सर्वोच्च न्यायालय ने अब यह मामला संविधान पीठ के समक्ष लंबित है। संविधान पीठ के पास लंबित था उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही कथन चुनना है। 2 स्टेटमेंट दिया गया है, इनमें से सही क्या होगा। भारत के संविधान में उपबंध है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा 450 से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी, जो राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाएंगे। तो ये गलत हो गया। 500 से अनधिक होता है ना, 450 यहाँ दिया, तो ये गलत हो गया। 500 से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दूसरा ऑप्शन। कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित नहीं होगा यदि उसकी आयु 25 वर्ष से कम है। ठीक है, ये सही हो जाएगा क्योंकि न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए विधानसभा सदस्य होने के लिए। तो वही बोल रहा है कि कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित नहीं होगा यदि उसकी आयु 25 वर्ष से कम हो। ठीक है, ध्यान रखेंगे। दूसरा आंसर हो जाएगा केवल दूसरा, मतलब बी आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। देखिए एक्सप्लेनेशन इससे और अच्छे समझ आएगा। संविधान के अनुच्छेद 170 एक प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए 500 से अनधिक और 60 से अन्यून सदस्यों से, मतलब 500 से अधिक नहीं और 60 से कम नहीं, से मिलकर बनेगी। स्पष्ट है कि कथन 1 गलत है और राज्य विधानसभा के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो एमएलए चुने जाते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो उनको चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। ठीक है, और जो विधान परिषद के जो सदस्य चुने जाने के लिए उसके लिए 30 वर्ष है न्यूनतम आयु। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और लोकसभा में भी जो चुने जाते हैं उसकी भी न्यूनतम आयु 25 वर्ष, और जो राज्यसभा के लिए चुने जाने हैं तो उनके लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। ध्यान रखेंगे इसको, कई बार पूछ दिए जाते हैं क्वेश्चन डायरेक्ट। भारत में कौन एकमात्र राज्य है जहां सामान्य कॉमन सिविल कोड लागू है? तो कहाँ पे है? तो गोवा में है। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा, गोवा में। अब उत्तराखंड में भी लागू हो गया है ना समान सिविल कोड। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें उत्तराखंड नहीं है, तो अब यहाँ पे सिर्फ गोवा है, तो डी आंसर हो जाएगा। अब उत्तराखंड में भी लागू हो गया है ना समान सिविल कोड, यहाँ पे गोवा। गोवा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां सामान्य कॉमन सिविल कोड लागू है। वस्तुतः यहाँ सभी नागरिकों के लिए 19वीं शताब्दी से पुर्तगीज सिविल कोड चला आ रहा है जिसे परिवर्तित नहीं किया गया है। ठीक है, पुर्तगीज सिविल कोड चला आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय विधायिकाएं थी? तो 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय विधायिका थी, मतलब विधानसभा और विधान परिषद दोनों थी, तो 5 राज्यों में थी। ध्यान रखेंगे, 5 राज्यों में थी। वर्ष 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय विधायिका थी? तो 5 राज्यों में थी। ए आंसर हो जाएगा। देखिए वर्ष 1956 में मात्र 5 राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर तथा कर्नाटक राज्यों में विधान परिषदें थीं। वर्तमान में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी द्विसदनीय विधायिका हैं, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में नहीं है। ध्यान रखेंगे, विधानसभा सिर्फ है और अब जम्मू कश्मीर को संघ शासित प्रदेश बना दिया गया है, संघ राज क्षेत्र बना दिया गया है, 2 भागों में बांट करके, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, ध्यान रखेंगे। राज्यों के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण रखता है? तो राज्यों के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण करता है उपरोक्त में से कोई नहीं। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य वित्त सचिव, तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। राज्य के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण देखिए
केंद्र के साथ साथ राज्य के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण का कार्य भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा किया जाता है। ध्यान रखेंगे इसको कि केंद्र के साथ साथ राज्य के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण का कार्य भी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। क्या बोल रहा है? किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। अच्छा, सही नहीं पूछ रहा है ना, सही नहीं है, वही देख रहे हैं, दिमाग हो रहा था, मुझे लग रहा था सही पूछ। देखिए, मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो ये तो सही है। ठीक है, राज्यपाल द्वारा, ये ध्यान से पढ़ेंगे, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, सही पूछ रहा है सही नहीं पूछ रहा है, तो इसकी वजह से मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, सही है। सामान्यतः मंत्रिपरिषद सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, सही है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करते हैं, तो मुख्यमंत्री नहीं, मंत्रिपरिषद के सलाह पर ना, तो यही गलत हो गया, सी गलत हो जाएगा। मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री के सलाह पर करते हैं, तो ये भी सही है, लेकिन सी गलत हो जाएगा। मुख्यमंत्री की सलाह पर नहीं, मंत्रिपरिषद की सलाह पर अपने कृत्यों का प्रयोग करते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन, सी आंसर होगा। संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को विवेकानुसार कार्य करने का भी उपबंध किया गया है, इसलिए राज्यपाल अपने समस्त कृत्य मुख्यमंत्री की सलाह पर करने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, कुछ मतलब कि राज्यपाल को विवेकानुसार कार्य करने का भी उपबंध किया गया है। तो यहाँ बोल रहा था कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करते हैं, समस्त नहीं, कुछ विवेकाधिकार भी है, और यहाँ लेकिन मुख्यमंत्री बोल रहा है मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं ना राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों का दिए गए कूट की सहायता से चयन कीजिए। ठीक है, निम्न में से मुख्यमंत्री की संवैधानिक कर्तव्यों का दिए गए कूट की सहायता से चयन कीजिए। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से सिलेक्ट करना है कि कौन से मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्य हैं। तो मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करता है, सही है। मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करता है, सही है। मुख्यमंत्री विधान विषयक प्रस्तावनाओं के बारे में राज्यपाल को संसूचित करता है, तो ये भी सही है। मुख्यमंत्री विधान विषयक प्रस्तावनाओं के बारे में राज्यपाल को संसूचित करता है, ये भी सही है। और मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में भाग लेता है। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में भाग लेता है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, तीसरा गलत है। मुख्यमंत्री किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है किंतु मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष रखवाता है, तो ये सही है। मुख्यमंत्री किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है किंतु मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष रखवाता है। तो 1, 2 और
4 सही हो गया, डी आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 4 सही है। देखिए एक्सप्लेनेशन से और अच्छे से समझ आ जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 167 में उल्लिखित है कि मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा कि वह राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करे तथा किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मंत्री परिषद के समक्ष विचार के लिए रखे। मुख्यमंत्री का राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में भाग लेना संवैधानिक कर्तव्य न होकर प्रशासनिक कर्तव्य है। यहाँ पे संवैधानिक कर्तव्य के बारे में पूछ रहा था। तो ये जो मुख्यमंत्री का राष्ट्रीय विकास परिषद में की बैठक में जो भाग लेते हैं मुख्यमंत्री, वो संवैधानिक कर्तव्य नहीं है, प्रशासनिक कर्तव्य है। ध्यान रखेंगे, शब्दों को कई बार उलझा देता है शब्दों में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है? तो मुख्यमंत्री के दायित्वों को अनुच्छेद 167 जो है परिभाषित करता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है? तो अनुच्छेद 167, ध्यान रखेंगे, मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्य अवधि होती है? तो कार्य अवधि, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्य अवधि 6 वर्ष होती थी तब, जब 370 था। ठीक है, लेकिन अब वहाँ भी अब जो विधान पर अब संघ शासित प्रदेश बना दिया गया है, यूटी बना दिया गया है, यूनियन टेरिटोरी बना दिया गया है 31 अक्टूबर 2019 से 2 भागों में बांट करके। तब वहाँ पे अब विधानसभा भी आ गई है और मुख्यमंत्री वहाँ पे, तो वहाँ पे भी कार्यकाल 5 वर्ष होता है वहाँ का मुख्यमंत्री का। ध्यान रखेंगे इसको। पहले का स्थिति देख लेते हैं। जम्मू एवं कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और विधानसभा में बहुमत दल का नेता ही मुख्यमंत्री बनता है और वह तब तक पद पर रहता है जब तक उसे विधानसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त रहता है। तब मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता, परंतु इसे सामान्यतः विधानसभा के कार्यकाल तक माना जाता है जो 6 वर्ष है। ठीक है, लेकिन अब वहाँ भी 5 वर्ष ही है। ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो 370 का स्थिति था वो अब समाप्त कर दिया गया है। अब नॉर्मल मतलब कि यूटी की तरह ही अब वहाँ भी है। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी? तो महिला मुख्यमंत्री सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में हुई थी। ध्यान रखेंगे, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी? तो उत्तर प्रदेश में हुई थी। ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगर सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्किल में कम से कम एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि इस तरह की और भी इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोग के लिए लाया जा सके और भी सब्जेक्ट का, और आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। और दोस्तों, शिक्षक का भी अब बिहार में बीपीएससी के थ्रू जो टीचर वाला एग्ज़ाम भी होने वाला है, फिर बीएसएससी के थ्रू जो ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम होगा CGL 4, फिर अन्य स्टेट में SI का एग्ज़ाम, फिर यूपी PCS का भी, बीपीएससी का भी जो 72nd का आएगा उसके लिए भी, या फिर जनरल कंपटीशन में कहीं भी, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। या कभी भी आप एग्ज़ाम देंगे तो ये सेशन इम्पॉर्टेंट होंगे। ठीक है, कभी भी, क्योंकि स्टैटिक वाले चीज़ें बहुत नहीं बदलती हैं, कुछ कुछ होती हैं, तो वो करंट में अपडेट हो जाता है, उसको ध्यान में रखना पड़ता है थोड़ा बहुत, लेकिन चीज़ें वही रहती हैं। तो इसको आप एग्ज़ाम्स के पहले कभी भी इसको रिवीजन करके और जा सकते हैं। ठीक है, और आप मतलब कि अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।